हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन को। हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये भी जाना था कि ओशन एसिडिफिकेशन के प्रोमिनेंट रीजंस क्या होते हैं। जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं, ऑब्वियस ये बात है, दो तरीके से डिस्चार्ज हो सकते हैं इंडस्ट्री के कोई भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अगर वो धुएं की फॉर्म में हैं तो वो हवा में जाएंगे, अगर वो डर्टी वाटर की फॉर्म में है जिनके अंदर बड़े सारे केमिकल्स हैं तो वो सी वाटर या ओशन वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा पानी जहरीला होता है, ऐसा निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स जो धुएं की फॉर्म में फैक्ट्रीज की चिमनीज़ वगैरह से निकलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर वो हवा में घूम रहे हैं तो बारिश अगर होगी तो वो उन पॉल्यूटेंट्स को डिपॉजिट करवा देगी सी में और ओशंस में। लेकिन जो कॉन्टीन्यूसली जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसके अंदर केमिकल्स हैं, अगर वो डिस्चार्ज होता है सी में या फिर ओशन में तो उसके साथ पॉल्यूटेंट्स आकर एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को हार्म कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे इफ़ेक्ट्स को अब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ते हैं। अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता है, इससे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, रिड्यूस्ड बफरिंग कैपेसिटी। देखो, एक चीज़ आपको पता है ना श्रेया, कि कुदरती रूप से हम चाहे किसी भी चीज़ की बात करते हैं, मान लो कि अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें, हम एक पार्क की बात करें, हम एक पॉन्ड की बात करें, हम किसी भी रिवर की बात करें, हर किसी के पास एनवायरनमेंट के अंदर छोटी मात्रा में, बड़ी मात्रा में एक खुद से सेल्फ रीजुवेनेशन कैपेसिटी होती है कि नहीं होती है। मतलब अगर हम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर भी दें, मान लो आपने अपनी कॉलोनी में जहाँ पर भी आप रह रहे हो तो आपने देखा होगा सर, जो पार्क है जहाँ पर आप वॉक करने जाते होगे तो घास काटने का कभी कभार काम चलता होगा। बारिश के दिनों में घास बड़ी हो गई है तो ग्रास कटर अपनी एक मशीन लेकर आए, फिर बड़ी वाली कैंची लेकर आए और वो सारे प्लांट्स को एक इक्वल लेवल पर शेप देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फुटपाथ के बगल में लगे रहते हैं या आसपास की घास को देखते हुए आपको पता लग जाता होगा कि हाँ यार, ये ना जून जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में बारिश के जब दिन चल रहे थे तो काफ़ी बड़ी घास हो गई थी, अब लेकिन ये काट दी गई है। आज देखा होगा, अब वो घास दोबारा से उगाती है पार्क में जाकर। ऐसे ही जंगलों में अगर आप पेड़ पौधों वगैरह को काट दो, उनसे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट सीज़न में आप दोबारा उनसे वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक रबड़ का पेड़ है श्रेया, हमने एक सीज़न में उससे अच्छी खासी मात्रा में एक बोल में, याद है ना वो मैंने आपको जैसे ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में दिखाया था और एनवायरनमेंट में भी मैंने दिखाया था कि हम एक कटोरा लगा देते हैं रबड़ के पेड़ों में, है ना, तो वो टपक टपक के वो सफ़ेद कलर का लिक्विड उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। अगर एक सीज़न के अंदर हमने पेड़ से वो रबड़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसको दोबारा से अगर हम टाइम दें और बिल्कुल छेड़े नहीं तो दोबारा पेड़ वो रीजुवेनेशन कैपेसिटी डेवलप कर लेगा रबड़ को पैदा करने के लिए, है ना। अब इसको ना, जो मैं सेल्फ रीजुवेनेशन कैपेसिटी कह रहा हूँ ना श्रेया, यही होता है एक प्रकार से, जो जब ये बिगड़ती है ना, जब ये बिगड़ती है ये सेल्फ रीजुवेनेशन कैपेसिटी, तो इसके साथ साथ बफरिंग कैपेसिटी भी बिगड़ जाती है। देखो, बफरिंग का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब ये होता है कि देखो आप जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पर्यावरण से, कुदरत से, उतना पर्यावरण दोबारा से रीजुवेनेट कर पाए। उसकी एक मैक्सिमम पोटेंशियल, एक मैक्सिमम लिमिट भी तो होती होगी। जैसे आपने एक बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक पर्सन के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो कि सोने का अंडा देती थी, है ना। वो रोज़ एक ही अंडा देती थी। इस लालच के चक्कर में कि इसके अंदर कितने सारे सोने के अंडे होंगे, वो मुर्गी को मार देता है और जब मुर्गी ही नहीं रही, ना कोई अंदर सोने का अंडा निकला और अगले दिन से कोई अंडा मिल भी नहीं पाया। ऐसे ही पर्यावरण भी ऐसे बिहेव करता है। पर्यावरण से, अगर कुदरत से, एनवायरनमेंट से हमें जितने भी मैंने यहाँ पर आपको इकोसिस्टम्स अलग अलग दिखाए हैं, उनसे अगर आपको रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, आप मछुआरे हो और मछली पकड़ने जाते हो नदी से, ठीक है, या किसी एक तालाब से,
आपको उस जगह को टाइम तो देना पड़ेगा ना, कि आप ये रोज़ ये सोचो कि रोज़ 1000 मछलियाँ निकाल लोगे आप वहाँ से। बताओ, इसमें टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा एनवायरनमेंट को? बिल्कुल देना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पर। ओशंस ना एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर होते हैं फॉर CO2। अब क्या मैं ऐसा कह दूँ, CO2 वैसे तो एक खतरनाक गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, हाँ कि ना? फुल फॉर्म क्या है इसकी? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ओशन से एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है CO2 के लिए। अब अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने पास, तो क्या एक प्रकार से ओशन भी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है, गर्मी पैदा करने की क्षमता है, अर्थ को गर्म करने की पोटेंशियल है, खतरनाक अर्थ को बना सकता है वो हमारे प्लेनेट CO2 अगर ज़्यादा हो जाए तो। ऑक्सीजन को अपने अंदर ही संभालेगा, जीव जंतुओं के लिए जो ऑक्सीजन जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी कैपेसिटी को कम कर सकता है। तो ओशन ने इसको क्या अपने अंदर समा कर रखा हुआ है? बताओ, है कि नहीं? एब्जॉर्बिंग अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ इट, देख रहे हो, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ओशंस ऑब्जॉर्व करते हैं CO2 की। 1/3 प्रोड्यूस बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड इफेक्टिवली बफरिंग क्लाइमेट चेंज। कहने का मतलब ये श्रेया, अगर ओशंस नहीं होते ना, तो ये जो कार्बन अभी तक जो ओशन संभाल कर रखा हुआ है इस कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब है तो कार्बन का एलिमेंट ही इसके अंदर, ये पर्यावरण में रिलीज हो सकता था और फिर हमारे प्लेनेट के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकता था। तो यहां पर एक चीज लिख लो, oceans to have a potential for कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। देख लो, 1/3 ऐसा CO2 जो कि प्रोड्यूस करा जाता है थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब देखो, एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, अगर ओशंस उसको अपने अंदर समा रहे हैं, यार उनकी भी तो एक क्षमता होती है ना समाने की, उसको इस कार्बन को सिक्वेस्टर करने की क्षमता होगी कि नहीं होगी? अगर ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये बढ़ता चला जाए, द अपटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज अकरिंग एट अ रेट विच इज एक्सीडिंग द नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ओशन। भाई ओशन की एक क्षमता है समाने की उसको, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर वो ज़्यादा हो जाए और ओशंस की फिर क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाए। एक स्टोर रूम है हमारे घर में जिसमें हम मतलब चीज़ें जो है वो ठूस से चल रहे हैं, वहाँ पर भी तो सामान को ठूसने की एक लिमिट होगी कि नहीं होगी इसमें, कि हम भरते ही चले जाएंगे उसके अंदर सामान? एक बॉटल है, उसके अंदर पानी भरने की एक क्षमता होती है कि नहीं होती है? तो यही चीज़ है, इट increasing acidity depresses the metabolic rates and immune responses in some organisms। अगर ये वाली बात सॉरी ओशंस के लिए हो रही है, अगर ओशंस के अंदर श्रेया ये एसिडिटी बढ़ती चली जाए थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एफ्लुएंट्स, या फिर जैसा कि अभी आपने इसमें देखा कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी अगर ये CO2 जैसी गैसेज होंगी तो बारिश होगी, है ना इसमें, तो वो सब वो नीचे पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वो पॉल्यूटेंट नीचे गिरेंगे समुद्र पर, ओशंस पर, सीज पर, रिवर्स पर, तो वो एक्वेटिक लाइफ को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, है ना? तो अगर इट इंक्रीजेस एसिडिटी, और अगर ये एसिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो वीक हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। उनकी क्षमता जो होती है नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्सेज की वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो सारी दिक्कत तो आपको पता ही है कि अगर फिर इंसान अगर ऐसी फिशेस को खाएंगे या फिर ऐसे
एक्वेटिक जू प्लैंटन फ्लैटो प्लैंटन को इनटेक अगर करते हैं, क्योंकि सी ग्रास से सी वीड्स भी कई लोग खाते हैं ना, तो सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कि हम सिर्फ बात फ्लोरा की कर रहे हैं, फौना की भी बात होती है ना। तो वो फूड चेन में एंटर कर सकता है फिर ऐसी चीज़। ठीक है। नंबर 2 इफेक्ट, इट एडवर्सली अफेक्ट्स मरीन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर या जिनकी बॉडी के ऊपर शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो। ठीक है, याद है श्रेया? वो हमने क्रैब्स और ऐसे जितने हार्ड शेल्स होते हैं हमने पढ़ा भी था। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाला फिनोमेना इसमें कोरल्स में भी होता है। डेड बॉडीज तो इन्हीं की होती हैं। ठीक है, तो तभी तो ये जब ये हम लोग कहते हैं ना कि वो इनकी ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स की, इसलिए तो वो वाइटिश फॉर्म में हमें देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसके अंदर, इस वजह से। तो सी वाटर एब्जॉर्ब्स CO2। इस लाइन को अगर मुझे किसी और फॉर्मेट के अंदर बोलना तो मैं क्या बोलूँगा? सी वाटर क्या करता है श्रेया? वो कार्बन को सीक्वेस्टर करता है। ठीक है, तो जब ये CO2 को अपने अंदर समाता है ना समुद्र का पानी, वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करता है और कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बोला था ना ऊपर वाला डायग्राम अभी काम का नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ ऊपर, अब यहाँ पर आओ, इसको ज़रा आप लोग देखिए। एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है या कहीं से भी CO2 आया, सी वाटर ने, ओशन वाटर ने अपने अंदर समाया। अगर उसको अपने अंदर समाया तो अब वो क्या बन गया? पानी में घुलने के बाद इसमें वो बन गया डिजोल्व CO2, है ना। और पूरे समुद्र के पानी के अंदर पानी तो है ही, क्यों श्रेया? वाटर H2O तो है ही पानी के अंदर, आसपास पूरे का पूरा ये एक्वेटिक इकोसिस्टम ही तो है, टेरेस्ट्रियल थोड़ी ना है, तो पानी तो है ही। अब अगर मैं इसको मर्ज करूँ, CO2 प्लस H2O, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स? श्रेया अप्लाई और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, 2, यहाँ पर 1, टोटल कितने हो गए? 2 + 1 3। हाइट ये हो गए किसके? ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। कार्बन कितना? 1 कार्बन है। अब आओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, ये याद भी नहीं रखना है यहाँ पर इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर, ये केमिस्ट्री और साइंस वाली चीज़ है। ये तो बस मैं बता रहा हूँ कि अभी देखो ये प्रूव हो जाएगा। देखो 3, पहले 2 हाइड्रोजन के देख लो, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, और ऑक्सीजन के आपने बोला 3 ऑक्सीजन। जब ऐसा कोई प्रोसेस मर्ज होता है, आप इसको क्या कहोगे? H2CO3, नॉट CO2, CO3 कार्बोनिक एसिड। मुझे आपसे ये जानना है, ये कार्बोनिक एसिड अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में अच्छी चीज है, बुरी चीज है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। समुद्र के अंदर श्रेया एक चीज की कंफ्यूजन आ रही होगी ना अब इसमें कि सर ये डिजोल्व CO2 जो जाता है तो ये कहाँ घूमेगा, राइट श्रेया? ये कहाँ घूमेगा? पूरे समुद्र के अंदर पानी में घूम रहा है, मॉलिक्यूल्स में घूम रहा है। लैंड पे तो देखो आपको पता है, लंबी सी सांस लो, लंबी सी सांस लेने के बाद अभी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो हम क्या कर रहे हैं? क्या आ रहा है मेरे अंदर अभी? अगर मैं सांस लंबी सी ले रहा हूँ तो O2 के CO2, वो ठीक है, प्रैक्टिकल हो आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर क्या आ रहा है? अरे ऑक्सीजन इनटेक करने पर क्या आ रहा है? मतलब मैं जब सांस ले रहा हूँ अंदर ऑक्सीजन ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है।
हाँ, और श्रेया पूरी गैस बनाएगी सर। चिट्ठा मेरे पास 19 गैसेस का, लिखो आप इसको। आपकी लंग्स में क्या क्या घुसा भी, ठीक है। तो ज़्यादातर आया ऑक्सीजन। अब मैं वही सांस, आप लोग जोर की छोड़िए, सांस सांस छोड़िए आपने। याद रखना अभी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, अभी मैं पानी में भी एंटर करवाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि वहाँ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अब आपने क्या रिलीज़ करा, CO2 रिलीज़ करा। ये CO2 कहाँ गया मेरे रिलीज़ करने के बाद श्रेया? जैसे मतलब मान लो कि विंडोज़ आपकी अभी ओपन होंगी, जिसमें आप भी किसी रूम में बैठे होगे, खिड़कियाँ होंगी। मान लो कि श्रेया बालकनी में या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर क्या लगा है, प्लांट्स लगे हैं, ट्रीज लगे हैं आसपास, ठीक है, या फिर आपके इंडोर में भी कुछ हो सकता है, रूम में कोई प्लांट, कोई पौधा हो टेबल पे, है ना। उस पेड़ की पत्तियों ने, उस फूल ने, मतलब उस पौधे ने, सॉरी, क्या करा, आपका CO2 ले लिया। क्यों ले लिया? प्लांट को CO2 चाहिए है, मतलब उसके लिए अच्छा होता है CO2, उसको पसंद है CO2 क्या? बिल्कुल, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलेगा। वो क्या कहता है, तू मुझे CO2 दे दे, मैं तेरे को क्या दे दूंगा, ऑक्सीजन, O2 दे दूंगा। अब समुद्र के अंदर जब ये एटमॉस्फेयर का जो CO2 था, चाहे हमने रिलीज़ करा, चाहे ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से आया। अब श्रेया बारिश हुई, ये वाला जो CO2 यहाँ पर था, ये देख लो, दिख रही है ना यहाँ पर बारिश, ये बारिश हुई, और ये सी वाटर और ओशन वाटर में एंटर कर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले बताओ। एंटर कर गया। अब मेरा सवाल ये है यार, ये कहाँ जाता है? जैसे अभी मैंने CO2 रिलीज़ करा, श्रेया अभी हमारे कमरे में घूम रहा होगा, धीरे धीरे करते करते खिड़कियों से जगह बना बना कर बाहर निकलेगा, है ना। अगर हम सारे डोर श्रेया अगर बंद कर लें और अभी हम 1-1.5 घंटे तक अगर ऐसे क्लास करते रहें, तो बड़ी घुटन सी महसूस होने लग जाएगी ना, ऐसा फील होने लग जाएगा ना कि यार जैसे बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब दिमाग को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सब कुछ नम्ब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि फ्रेश O2 नहीं मिल रहा हमें, CO2 भर गया कमरे के अंदर। अब वहीं हम सारी खिड़कियां भर दें और क्रॉस वेंटिलेशन का सहारा लें, तो CO2 निकल जाएगा और फ्रेश हवा ऑक्सीजन लेकर चली जाएगी हमारे पास, राइट? ठीक है। अब क्या होगा, पानी के अंदर जो CO2 गया, अब वो CO2 बन गया डिजोल्व CO2, क्योंकि वो पानी के अंदर घुल गया है। अभी मैं हवा में तो ऐसी बात नहीं कर सकता था इसमें कि वो डिजोल्व हो गया है ना, वो तो हवा में घूम रहा है, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग CO2 था, वो तो यहाँ पर डिजोल्व हो गया। ये यहाँ पर भी फ्री फ्लोटिंग ही है समुद्र के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रोथ के लिए इस डिजोल्व CO2 का सारा श्रेय कौन लेगा, फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन? बताओ, फ्लोरा के फोना? फ्लोरा ना। देखो तो लिख लो यहाँ पर ये वाली चीज़, ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट ही है ना जिसमें के एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है फाइटोप्लैंक्टन? पहले ये बताओ श्रेया, क्या है, प्लांट्स है कि एनिमल्स हैं? डिसाइड कर लो तुम लोग, चलो खेलो कड़बम्बे को। प्लांट्स हैं, ठीक है। श्रेया नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ इनसे बड़े भी होते हैं श्रेया, कुछ ऑर्गेनिज्म से बड़े भी होते हैं। मतलब देखो, सारे के सारे जो कण हैं उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन के तो होंगे ही होंगे। अगर कोई मरीन के अंदर, मरीन इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई फ्लोरा है ना, बना तो वो इसमें फाइटोप्लैंक्टन से ही है, बस वो हमें बड़े साइज़ का दिख रहा है इसलिए हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन चलो हम अपनी सहूलियत के लिए एक नाम दे ही देते थे, लाइक सी बीड्स कह दूँ श्रेया, सी ग्रासेस भी कह दूं? वेरी गुड। और कुछ कोरल्स के आसपास, जैसे एक चीज क्लियर है कि कोरल्स जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कि जू प्लैंक्टन होते हैं? बताओ, अभी तक क्या सीखा आपने? जू प्लैंक्टन होते हैं। कोरल्स प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं? सिंपल भाषा, एनिमल है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें श्रेया, निर्वैर, इसमें पक्का नहीं? कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो दिखते तो प्लांट्स की तरह ही है ना एक्चुअली, वो कलरफुल, ठीक है। एक झलक में तो देखो कोई इनको एनिमल तो कभी कहेगा नहीं, इसमें अगर कोई जानता नहीं होगा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वगैरह ना,
देखने वाला तो उसको पौधा ही कहेगा समुद्र का, है ना। तो ये कोरल्स के आसपास अगेन कुछ आप ऐसा कह लो मरीन फ्लोरा, ठीक है। क्या इन सारी जगहों में इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारी चीज़ों के बीच में CO2 एब्जॉर्ब होगा? इन सबको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। देखो कोरल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने कोरल्स प्लस मरीन फ्लोरा लिख रखा है। कोरल्स के आसपास मयूर ये विश्व में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपका मरीन फ्लोरा, कुछ प्लांट्स और होंगे कि नहीं होंगे? वैसे तो वो कॉलोनी बना के रहते हैं, आई एग्री, लेकिन बॉर्डर में कहीं बीच में कुछ तो सी ग्रासेस, कुछ सी वीड्स, कुछ तो होगा। होने को नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ तो मिलेगा, कहीं कहीं पर तो मिलेगा। इन सारी जगहों में श्रेया CO2 एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। अब वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बनाएंगे? जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह बना रहे थे, अपना खाना बना रहे थे, ये लोग भी अपना खाना बनाएंगे, इससे बनाएंगे। अब मेरी एक एनालिसिस को ध्यान से सुनना प्लीज़, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस डायग्राम को बिल्कुल छोड़ा दिया था। मैंने आपको बोल दिया था कि छोड़ दो उसको, अभी कुछ समझ में आएगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आज जो हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं ओशन एसिडिफिकेशन में, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, उस कंटेक्स्ट में। मुझे एक बात बताओ, एक एनालिसिस सुनना मेरी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर श्रेया आज के समय में दुनिया की एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो यही है ना कि इंसानों की इतनी ज़्यादा आबादी के चलते इसमें, और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो कि सोने पे सुहागा कर कर एडिशनल CO2 जो रिलीज़, सुनो तो, एडिशनल CO2 जो रिलीज़ करती है, पौधे इतने बचे नहीं हैं भाई। पौधों को CO2 चाहिए, लेकिन जैसे श्रेय सबको खाना चाहिए। अब खाना ये थोड़ी ना मैं आपके अंदर भरते चलूँगा आप लोगों के अंदर, कि आप खाते ही चलोगे। ज़्यादा खाना खाने से भी तो आप बीमार हो जाओगे, और फिर अगर मैं आपको ज़्यादा खाना दे भी दूँ तो आपकी उधारी रह जाएगी, मतलब आपको उधार चुकाना बाकी रह जाएगा। क्यों? यह प्लांट्स और इंसानों का गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता है। ये उनको उधारी के तौर पर इंसान क्या देते हैं? CO2, और वो हमें उधारी के तौर पर क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अब CO2 ज़्यादा जा रहा है, प्लांट्स इतने बचे नहीं हैं। जैसे अगर 10 मेहमान हैं श्रेया हमारे घर पे, और आइटम हमने 100 लोगों का बना लिया है, वो बेकार ही जाएगा कि नहीं जाएगा? खाना बर्बाद ही होगा वो चीज़। ऐसे ही इंसानों की बढ़ती आबादी के चलते और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के चलते ज़्यादा CO2 रिलीज़ हो जाता है, इसमें हो ही रहा है पृथ्वी पर, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, है ना। अब उसके लिए उतने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में इतने ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज तो बचे नहीं हैं कि वो उसको अब्जॉर्ब कर सकें। जब वो उतना ही CO2 यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उतना ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे। चलो जितना दे भी रहे हैं वो इंसानों के लिए पर्याप्त पड़ नहीं रहा है। अब जितने इंसान हैं, अगर उतने ट्रीज CO2 समाने वाले होते जितने इंसान रिलीज़ कर रहे हैं अपने खुद की सांसों के माध्यम से, प्लस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मेरी बात समझ पा रहे हो श्रेय? ऐसी CO2 रिलीज़ होता है ना पृथ्वी में, दो ही तरीके हैं ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंसान प्रोड्यूस करते हैं जिससे CO2 रिलीज़ हो जाए, और सांसों के माध्यम से, राइट। अब इतने ट्रीज बचे नहीं हैं। जब इतने ट्रीज बचे नहीं हैं, तो अब मुझे एक बात बताना, क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर भी ये वाला पॉइंट लागू होता है श्रेया? बफरिंग कैपेसिटी उनकी भी रिड्यूस हो गई है, ट्रीज की, प्लांट्स की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे। तो इंसान आज के समय में ज़्यादातर फ्रेश ऑक्सीजन लेता है अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहा हो, या फिर CO2 ही एंटर करता है उसके अंदर। मतलब मैं ज़्यादा और कम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, हम ऑक्सीजन ही वो इनटेक कर रहे हैं। लेकिन अगर श्रेया मान लो कि अगर हम खुले किसी फॉरेस्ट में, पार्क में अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को इनटेक करने की कैपेसिटी रख रहे हैं, तो वो मुझे एक जंगल में जाकर इसमें ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, या फिर मैं दिल्ली की किसी छत पर बैठा हुआ तो मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा ज़्यादा? जंगल में मिलेगा ना, वहाँ पर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और गिव एंड टेक की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है ना, ठीक है। अब देखो, जब ज़्यादा CO2 डिजॉल्व हो जाता है श्रेया समुद्र के अंदर, और ये जितने भी मरीन
फ्लोरा है, ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लोरल ऑर्गेनिजम्स हैं यार, उनकी भी तो एक कैपेसिटी है ना कि भाई ठीक है यार आप हमें खाना दे रहे हो लेकिन एक लिमिट तक ही देना, क्योंकि हमें इसके बाद आपका कर्जा चुकाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। प्लांट्स भी तो हमसे यही कहते हैं भाई जितने प्लांट्स होंगे आप CO2 देते चल रहे हो उतने प्लांट्स भी तो नहीं बचे हैं। अगर इसमें करंट प्लांट की प्रोडक्शन या फिर ट्रीज़ को लगाना या उनकी जो पॉपुलेशन है अगर मैं उसको 90 गुना कर दूँ तब ये अर्थ दोबारा ठंडा हो सकता है, फ्रेश ऑक्सीजन दोबारा घूम सकता है, आसपास के पॉल्यूटेंट दोबारा कम हो सकते हैं, आसमान बिल्कुल दोबारा साफ दिखना स्टार्ट हो सकता है। एंड श्रेया, नोएडा, गुरुग्राम या फिर हमारे शहरों में दोबारा से हमें तारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी परत तो हमने देखा था ना, हेजीनेस ने घेर रखी है ना पूरी की पूरी, पॉल्यूटेंट्स हैं जो स्मोक ने है ना, हेजीनेस ने, इन्हीं सब ने घेर रखी है। लेकिन प्लांट काटे जा रहे हैं दिन रात और CO2 ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके बीच में क्या हो गया है? हाँ, तो इसको लिख लो, बफरिंग कैपेसिटी, एक फॉर्मूला लिख लो, बफरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू, होना चाहिए ना वैसे तो, शुड बी इक्वल टू CO2 प्रोडक्शन, राइट। अब शायद चाहो तो किसी और कलर का पेन यूज कर लेना। फिर करना क्या, ये बफरिंग कैपेसिटी, दिक्कत सारी क्या पर है, बफरिंग कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू CO2 प्रोडक्शन, ये रियलिटी है। होना क्या चाहिए था, ये इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन इक्वल टू ना होकर ये क्या है, इट इज नॉट मैचिंग विद द CO2 प्रोडक्शन। सारी बातें इसी के अंदर समा जाती हैं, इस फॉर्मूले के अंदर। और ये बफरिंग कैपेसिटी तो इतना तो समझ ही गए आप, एनवायरनमेंट की बफरिंग कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, और तो कोई कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब ये प्लांट्स ने, मरीन प्लांट्स ने अपने अंदर ये चीज़ संभाली, अच्छा मरीन प्लांट्स क्या रिलीज करेंगे, मरीन प्लांट्स O2 रिलीज करेंगे क्या, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे क्या, सोच समझ के जवाब देना। बिल्कुल करेंगे यार, डिजॉल्व O2 नहीं होता क्या, बताओ, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब CO2 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं सॉरी, CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा सी वाटर, ओशन वाटर में, और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की क्षमता, जैसे मतलब वही सेम चीज़ जो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर काम कर रही है वो इतनी होगी नहीं। अगेन समुद्र के अंदर भी ये सेम चीज़ काम करेगी, बफरिंग कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू CO2 प्रोडक्शन करेगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो श्रेया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी समुद्र के अंदर कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी CO2 तो देखो आएगा ही आएगा, कैसे भी करके आएगा, चाहे हल्का आएगा चाहे थोड़ा आएगा, जैसे मर्जी आएगा, और पानी तो है ही। इनके कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला ही तो बन रहा है, कार्बोनिक एसिड कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी ना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ही तो है, एक नेचुरल चीज़ ही तो वर्कआउट कर रही है यहाँ पर। दिक्कत क्या है, इस CO2 को जितना नॉर्मल तरीके से श्रेय आना चाहिए था ना, वो ज़्यादा आने लगा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। इंसानों की बढ़ती हुई आबादी अगर सिर्फ सांसों का आदान प्रदान कर रही होती, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 गिव आउट करना, तब चलो अर्थ फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेता। लेकिन इसमें दिक्कत भरी बात यह है श्रेया कि वो CO2 सिर्फ सांसों के माध्यम से नहीं, वो एंथ्रोपोजेनिक के माध्यम से भी, मतलब सांसों तो छोड़ ही दो वो कितना CO2 रिलीज करती हो कि हमारी बॉडी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज तो श्रेया मान सकते हो ना, 1000 गुना, लाखों गुना, अरबों खरबों गुना रिलीज करती है CO2, राइट। अब प्राकृतिक रूप से जब इंसानों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम को यूज करते करते इतना CO2 रिलीज कर दिया, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं बना रखा ना, कि नेचुरल तरीके से एब्जॉर्ब ना करते हुए हम आर्टिफिशियल तरीके से जैसे CO2 रिलीज करते हैं, तो ऐसे हम एब्जॉर्ब करने की भी कोई टेक्नोलॉजी बनाए नहीं है ना, ऐसा कुछ भी, बताओ। अब इसके लिए तो साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है इसमें कि हमारे पास श्रेय एक ऐसा फनल होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर से जाकर थोड़ा सा, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, या फिर आप ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मान लो, वहां से कुछ वेंट आउट हो, एक पाइप हो जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से उस CO2 को पूरा का पूरा खींचे और आउटर एटमॉस्फेयर में पहुंचा दे। अब श्रेया कौन बना रहा है चिमनी, आप बनाओगे कि मैं बनाऊँ ये वाला एग्जॉस्ट,
और कैसे वर्कआउट करेगा ये, और पैसा कितना, फिर कौन सी कंट्री देगी पैसा, कौन से कॉप की मीटिंग में, याद है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अलग अलग मीटिंग्स होती हैं अलग अलग ट्रीटीज के अंतर्गत, फिर कहाँ पर ये डिसाइड होगा। और इतना इजी भी नहीं है ना प्रोसेस, बताओ इसमें इजी है कि एक एयर क्लाउड जो होगा वो फिर एक फनल डालेगा, ये जैसे भी मतलब कुछ भी तरीके से, मतलब हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन CO2 को अर्थ से खींचकर आउटर एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकना। फिर इसकी वजह से श्रेय आप बताना इंसानों को और ज़्यादा लेवरेज नहीं मिल जाएगी कि अब तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब तो हम और भी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रक्रिया के तौर पर कार्बोनिक एसिड रिलीज होता है, लेकिन श्रेया इसमें निर्भर बात यही है, ये कार्बोनिक एसिड श्रेया क्या होता है फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि डिजोल्व CO2 होता है ना, लिख लो, इट्स प्रोडक्शन increases at much faster or rapid pace, pace का मतलब होता है स्पीड, its production increases at much faster rate, much faster speed, much faster pace। ठीक है, ये फिर क्या करता है, जब तक ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, कार्बोनिक एसिड के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये फिल्म्स के अंदर कहीं ना कहीं एक वर्ड बन सकता है श्रेया, ठीक है, कि कार्बोनिक एसिड ये क्या होता है, दिस इज लेस एसिडिक, या प्राकृतिक रूप से जो CO2 और H2 का मिलन हो रहा है तो वो जिसमें जैसे CO2 चलो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी आ रहा है, मान लिया चलो ठीक है, लेकिन अभी हम ज़रा अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा साइड रखें, वैसे रखना तो नहीं चाहिए क्योंकि अब तो बफरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है ओशंस वगैरह की, लेकिन वो डिजोल्व CO2 सिर्फ एक्चुअली अभी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो फेज़ होता है ना श्रेया, ये इसके अंदर एसिडिटी कम होती है ओशन वाटर्स और सी वाटर्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही इस कार्बोनिक एसिड का एक वर्ड एक लाइन लिख लेना बस, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लास्ट लाइन यही है, जैसे ही इस कार्बोनिक एसिड का श्रेया इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, in the form of ions। आयंस कुछ नहीं होते ना श्रेया, आपको इतना पता है ना कि आप लोगों को कि यही जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं के बाइफर्केशन, इन्हीं को डिसइंटीग्रेशन में हम लोग बोल सकते हैं आयंस। अभी चार्ज छोड़ो, इसकी टेक्निकलिटी छोड़ो, इसकी केमिस्ट्री छोड़ो, इसकी साइंस छोड़ो, इसी में से जो पार्टिकल्स अभी जो एक साथ थे, अब जब वो तितर बितर होकर फैलने लग जाएंगे, वही उसी से एक चीज़ बनेगी ना, जिसको मैं नाम दूंगा आयन। बताओ इजी भाषा में इतना कह सकता हूँ मैं, जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा और जब ये आयंस बनेंगे अलग अलग, ठीक है, तब जाकर सी या ओशन वाटर्स दोनों लिख देना, सी और ओशन वाटर्स बिकम मोर एसिडिक इन नेचर। और ऐसे आयंस जो कि सी या फिर ओशन वाटर्स को ज़्यादा एसिडिक बनाएंगे, उनका नाम होता है एक स्पेशल प्रकार का, क्योंकि देखो
इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन था ना, कार्बन था ना, वही कार्बन एक जगह पर अलग तरीके से जाएगा, एक आयन की फॉर्म में और दूसरा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो उसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। और समुद्र में ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोनियम आयन और दूसरे कार्बोनेट आयन। ऑक्सीजन से तो क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं ना, क्यों श्रेया? ऑक्सीजन से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए ऑक्सीजन आयन की तो कोई बात का कोई मतलब मुद्दा बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन से हाइड्रोनियम आयन और जितना कार्बन वाले जो एलिमेंट्स या पार्टिकल्स, आप जो मतलब इजी भाषा में भी मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं केमिस्ट्री की टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा, उसके लिए फिर मुझे एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। वो चीज़ आप जब केमिस्ट्री में पहुँच जाओगे ना मेरे साथ लखमीर सिंह मंजीत कौर में, आई प्रॉमिस यू आप इसका और अच्छे से लॉजिक पहचान लोगे। हम दोबारा इस पर वापस आएंगे। मैं चाहता तो इसको प्रीवियस लेक्चर में इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे सकता था, लेकिन बात क्योंकि यहीं से ही बैठ रही थी इसके लिए, ओशन एसिडिफिकेशन के इफेक्ट्स के लिए, तब जाकर यहाँ पर अब आई थिंक आपको ये चीज़ अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं HCO3 माइनस, H+ जो है वो हाइड्रोनियम आयंस हैं और कार्बोनेट आयंस हैं CO3 2 माइनस। सिंबॉलिक एलिमेंट छोड़ो, सिर्फ नाम पे फोकस करो। अब होता क्या है, जब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इस प्रकार के जो ये डीफॉर्म्ड शेल्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं, डीफॉर्म्ड शेल्स जो क्रिएट होंगे, या ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो कि इन आयंस को यूज करेंगे, उनका शेल बेस कैसा होगा श्रेया? उनका शेल बेस कैसा होगा? शाबाश। अब आज के बाद आप कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स को कैसे समझोगे? दीज आर डीफॉर्म शेल्स एंड यही जाकर सब में तो नहीं, देखो ऐसा तो नहीं होता कि हर एक फाइटोप्लैंक्टन के अंदर ये चीज़ है ना। और याद है ना, इसी के साथ एक और नाम आ जाता है श्रेया, वो याद है नाम? चिटिन, है ना। लेकिन जब ये कार्बोनिक एसिड बनता चला जाएगा, बाइकार्बोनेट बनते चले जाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस और कार्बोनेट आयंस ये बनते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से एसिडिटी जब बढ़ती चली जाएगी तो अब मरीन लाइफ को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को खतरा है कि नहीं है? क्यों खतरा है यार? कार्बन एलिमेंट्स, या फिर आप ऐसा समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड घुसता चला रहा है, पानी के अंदर घुसता चला रहा है, और वो कन्वर्टेड फॉर्म में डिजोल्व ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रिलीज हो नहीं पा रहा है। अल्टीमेटली एसिडिटी बढ़ेगी, एंड इस इंक्रीज एसिडिटी के चलते, याद रखना यहाँ पर एक सेकेंड, इंक्रीज सी या फिर ओशन वाटर की एसिडिटी के चलते क्या होगा यहाँ पर? कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? वापस आओ यहाँ पर। सी वाटर एब्जॉर्ब CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस। पूरी कहानी क्लियर हो गई इसकी? तो मुझे आप लोग ये ज़रा बात बता दो, ये लाइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
बोलो सर, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ओशन का वाटर या मरीन इकोसिस्टम अपने बफर जोन पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अगर तो वो श्रेय इतना कन्वर्टेड फॉर्म में मतलब CO2 को कन्वर्ट करके अगर इतना ऑक्सीजन रिलीज कर पा रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन, तब तो इसमें पूरी कहानी ठीक है ना। लेकिन जहां पर उसकी एब्जॉर्प्शन CO2 की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के ऊपर जब इसमें एक एपेक्स लेवल का जोन पहुंच जाए कि बस अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम, तब जाकर क्या होगा, ओशन की क्या बढ़ेगी, एसिडिटी। तो हाउएवर द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स इट लीड्स टू डिक्रीज इन pH लेवल, और जब भी pH लेवल डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्या बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। डिक्रीज इन pH लेवल विल इंक्रीज एसिडिटी। आराम से समझते चलो सारी चीज़ों को, क्योंकि देखो श्रेया कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ही स्टेटमेंट बनेगी ऐसी। फिर वहाँ पर बैठ के ना थोड़ा सा जैसे सोचना पड़ेगा, तो दिमाग ब्रेनस्टॉर्म कर लेगा, अच्छा जब ऐसा होता था तो ऐसा होता था, अगर ये pH लेवल को डिक्रीज करने के बारे में कह रहा है तो ये मुझे ट्रैप कर रहा है, ये साफ साफ मेरे को हिंट दे रहा है कि एसिडिटी बढ़ाने की बात कर रहा है मुझसे। अब वही तो बात है ना, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स को, मतलब ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ट्रैप बहुत आसानी से करा जा सकता है कि साइंस की टेक्निकल चीज़ें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की होती हैं वो डाल दो यहाँ पर, प्लस उसको एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी के साथ लिंक कर दो, है ना, और बन गया वो क्वेश्चन टफ। अब जैसे अगर हम ये वाली चीज़ पढ़ रहे हैं श्रेया, तो इतना तो देख के पता लग गया होगा ना कि यार बिना केमिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती, साइंस की नॉलेज के बिना ये नहीं हो सकती। ये सिर्फ एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी नहीं है यहाँ पर। तो एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड and bicarbonate ions causing a decrease in the concentration of carbonate ions. कार्बोनेट आयंस कम होते रहते हैं इससे। अब कम होते रहते हैं, अब समझो, अब आपको साइंस समझ में आएंगे। कार्बोनिक एसिड की वजह से बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज हुए। हाइड्रोनियम आयन जो बाइफरकेट होकर जा रहा है वो तो पॉजिटिव था ही शुरू से, और एंड तक भी पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई हैम्पर नहीं है, कोई एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं है। दिक्कत क्या है श्रेया, अब समझो इसे, ये देखो श्रेया, पूरी की पूरी दिक्कत ये है, ऐसा होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की डेथ हो रही है माइनस। और ये पता है इसमें, ये कोई ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से फिनोमेना हो गया। ये सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि समुद्र की श्रेया रिजुविनेटिव कैपेसिटी खत्म हो चुकी है CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 रिलीज करनी है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो एक, अगर मैं आसान भाषा के अंदर कहूँ, मरीन इकोसिस्टम दोबारा अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पाएगा, है ना। एक प्रकार से कूड़ा कचड़ा कबाड़ उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और जब ये सिर्फ ये कार्बन 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 या कार्बन वाली कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज होती चल रही है, इसकी वजह से जब रिफ्रेश ही नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए, तो कोरल ब्लीचिंग नहीं होगी और एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। बताना जरा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही हर चीज़ के रिजुविनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मरीन इकोसिस्टम में। यूट्रॉफिकेशन के अंदर और एल्गल ब्लूम के अंदर भी तो ये चीज़ वर्क करता है। बताओ, वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी तो खत्म हो जाती है उसकी, इसी की वजह से तो ब्लू ग्रीन एल्गे पूरी का पूरा वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं अपनी। हमने पढ़ा था ना श्रेया, एक टाइम के बाद वो पूरे का पूरा पानी इतना ठोस हो सकता है कि वो इतनी ठोस ग्रास हो जाए कि हम उसके ऊपर कूदे भागे बैडमिंटन खेले तब भी कुछ नहीं होगा हमें। कहाँ गया वो पानी, कहाँ गया वो पानी, खत्म हो गया। नॉर्मल पानी के ऊपर हम चल सकते हैं, कोई कॉलोनी बना सकता है नहीं, लेकिन जो परत पे परत जो बिस्ती चल रही है, और कुछ टाइम के बाद वो ऐसा लगेगा ना इसमें जैसे एक ज़मीन ही थी शुरू से ही इतना ठोस हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बचा ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जहाँ पर भी ऐसा
यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट होता है, ऑक्सीजन वहां पर है कि खत्म हो गया पूरी तरीके से, बताओ। यूट्रोफिकेशन का आना ऑक्सीजन का यूट्रोफिकेशन का आना ऑक्सीजन का रहने का संकेत होता है या ऑक्सीजन के खत्म होने का संकेत होता है, बताओ। खत्म होने का। इसका जो इफेक्ट होता है एल्गल ब्लूम, यहां पर ऑक्सीजन क्रिएट होगा या फिर डिस्ट्रक्ट होगा? डिस्ट्रक्ट होगा कि नहीं होगा? अब आओ यहां पर। यार मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है यार, समझ में आ रहा है ना? टाइम भले ही लगे, कोई बात नहीं, आप टाइम लगाओ इसके ऊपर समझने के ऊपर, लेकिन यार क्वेश्चंस निकलते हैं ऐसे टेक्निकल यार। मैं ये नहीं चाह रहा यार कि आप ना फिर उस टाइम पर दुख मनाओ यार हमें चीज़ बता दी, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते या कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते तो यार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यार। हम कंफ्यूज हो गए 3-4 कंसेप्ट में। वो कंसेप्ट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि देखो श्रेया, यूपीएससी क्या करता है, टू बी फ्रैंक, वो चीज़ें वही उठाता है नॉर्मल से सोर्सेज, बस उसकी टेक्निकल लैंग्वेज को चेंज करके थोड़ा, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज को चेंज करके टेक्निकल बना देता है। उस दिन याद है 6th क्लास का वो अशोका वाला, मैं एनसीईआरटी से आपको दिखा रहा था कि जो अपने धर्म की इज्जत करता है, दूसरे के धर्म की बेकदरी करता है, तो एक्चुअली में वो अपने धर्म को ही हार्म कर रहा है। अब यही सेम चीज़ थी ना वो उस बॉक्स से जो 6th क्लास की एनसीईआरटी से उसने उठाकर पूछी, लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसका फ्लेवर अलग था ना, टोन अलग था ना, मतलब हिंट तो वही मिल रही थी उससे, लेकिन ग्रामर, स्पेलिंग और वर्ड्स की हेराफेरी इधर से उधर कर दी ना उसने। बस यही करता है यूपीएससी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। यूपीएससी में आप ये सोचो कि मैं बुक का पूरा रट्टा मार लूँ, उसका मार लो, अच्छी बात है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपको हर एक स्टेज पे इनोवेटिव होना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयंस, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयंस, और ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज। इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर मरीन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, सच एज कोरल, जो कि कैल्सेरियस कोरल्स है। अब कैल्सेरियस कोरल्स है मतलब बॉडी किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सम फाइटोप्लैंक्टन, कैल्सेरियस प्लैंक्टन है, ये बॉडी किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो वो क्या नहीं बना पाते हैं? वो बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाते हैं। अब सुनो, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। यही हुआ ना बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ अब इसमें, मतलब जिससे मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, मतलब दूध ही नहीं पीऊंगा अगर मैं, तो हड्डियां कैसे मजबूत होंगी मेरी? कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं मिलेगा मुझे, तो मेरे बॉडी का अस्तित्व कैसा? ये मरीन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि कैल्सेरियस होते हैं। सारे नहीं होते कैल्सेरियस, अब किसी किसी के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर ही उनका उनका उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका अस्तित्व भी वहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाओ, ये एक चीज़ लिख लो, यहाँ पर आ जाओ, एक चीज़ समझो। इसको ना बाई कार्बोनेट आयंस का बनना, इसके लिए मैं ना एक हाँ ठीक है, बाई कार्बोनेट आयंस का बनना एक के लिए न्यूट्रल संकेत होता है फर्स्ट, सेकंड के लिए डिस्ट्रक्टिव संकेत होता है। न्यूट्रल क्यों कहा मैंने? पॉजिटिव भी मैं कह सकता था, लेकिन
हाइड्रोजन के आयंस के ऊपर, हाइड्रोनियम आयंस जिनको कहा जा रहा है, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे विल इधर इंक्रीज और विल रिमेन न्यूट्रल। दिक्कत कहां पर है? कैल्शियम सॉरी कार्बोनेट आयंस में, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। मैंने बोला ना इसकी डेथ हो रही है। इनके अंदर भारी भरकम मात्रा के अंदर कमी आना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो जरा? बैकग्राउंड में क्या बन रखा है श्रेया? अगर ध्यान से देखो तो इस इमेज के पीछे जो मैंने लिख रखा है, ये सब कुछ कोरल्स है। कोरल्स के लिए फूड की कमी। अब फूड आप समझो, मतलब जैसे ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपको अपनी हड्डियां मजबूत बनानी है तो श्रेया कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कैल्शियम हो या दूध पियोगे तभी तो वो हड्डियां मजबूत होंगी कि नहीं होंगी। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट रहा ही नहीं तो कोरल्स करेंगे क्या? और फिर याद है वो ड्रामेबाजी वाली बात के रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर वो भी इनको छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनिजम्स वगैरह के, तुम्हारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, अब हम तुम्हारे साथ क्यों रहें। तो ये सारी कहानी कनेक्टेड है। अब से करना क्या? अभी तो देखो कोरल्स की कहानियाँ बार बार इधर उधर से तितर बितर होकर पिछले 7-8-9 चैप्टर से सुन ही रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे ना तो हम कोरल्स के बारे में एक ही जगह पर सिंगल, मतलब एक पूरी डिस्कशन करेंगे जिसमें A to Z सब कुछ कोरल्स के बारे में होगा, ठीक है। अब जैसे नई चीज़ है ना, ये नया एलिमेंट है कोरल के बारे में। आज से पहले हमने कार्बोनेट आयंस का कंसेप्ट या बाइकार्बोनेट आयंस को जोड़कर कोरल्स की हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ा था, या ओशन एसिडिटी कैसे बढ़ती है ये नहीं पढ़ा था। अब ये यहाँ पर आ गया एक नया एंगल। तो ये भी कॉज है कोरल ब्लीचिंग का, जो कि हमने ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, वो चीज़ ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ठोस साइंटिफिक रीज़न मिल रहा है प्रॉपर, बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर, है ना। आई होप आपके लिए चीज़ें टेक्निकल नहीं हो रही हैं, सबके लिए पक्का। तो बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट आप समझ गए। अब श्रेय इसका एक स्टिकी नोट लगा लो, ये सेम ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, साइड में लगा लो। और यहाँ पर लिख देना कोरल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या किसी भी मतलब फाइटोप्लैंक्टन की जिसकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, वो ये दुनिया में हर जगह वर्क करेगा। ये वाला फिनोमेना, ये वाला जो रूल है बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट का, हर जगह वर्क करेगा। क्यों बता रहा हूँ मैं ये? साइंस की अभी हम बुक पढ़ने वाले हैं ना आगे चलकर, अभी रवि पी अग्रहारी और लखमीर सिंह मंजीत कौर, उनके अंदर ये चीज़ दे रखी है, तो वहाँ पर हमारा काम आसान कर देगा ये वाला कंसेप्ट। आगे चलते हैं। कमर्शियल फिशरीज। कमर्शियल फिशरी का मतलब क्या? मैं बड़ा सा एक जहाज़ लेकर गया और एक मैंने नेट डाला बिस्में लोहे का और डाला उसको समुद्र के अंदर, बिल्कुल खटाक करके मैंने उसको निकाला और उसके अंदर सैकड़ों मछलियाँ, ऑक्टोपस वगैरह सब कुछ चले आए उसके अंदर, है ना। यही होती है कमर्शियल फिशरिंग बड़े लेवल पर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर मछुआरा बन के कांटे डालकर जाल बिछाकर वेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े ट्रॉलर्स और बड़े बड़े शिप्स और ये सब कुछ है मेरे पास, है ना। तो कमर्शियल फिशरीज आर थ्रेटेंड बिकॉज एसिडिफिकेशन हार्म्स कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब फिशरी को क्यों इफेक्ट करता है? देखो, फिशरीज इज नॉट अबाउट कैचिंग फिश ओनली, राइट बेस में इतना हम जानते हैं, है ना श्रेया। फिशरीज इज अ धंधा विच इज़ नॉट अबाउट कैचिंग फिश ओनली। कोई भी चीज़ जो कि एक मैं पकड़ के सी फूड के तौर पर बेच सकूं, वो मेरे लिए फिशरीज का धंधा है, राइट। और प्रॉपर फिशरीज ना कहकर अगर मुझे इसको नाम देना तो मैं क्या कहता हूं उसको? क्या कहता हूं? चलो अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ मुझे मछलियां पकड़नी हो तो वो क्या होता है? पिसी कल्चर, राइट, है ना।
नहीं अरे यार तुम फिर वो सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म के बारे में होता है। ये तुम्हारे दिमाग में कैसे बस गया? ये तुम 7-8 बार गलती कर देते हो कि किसने बसा दी है दिमाग में? सेरिकल्चर इज अबाउट सिल्कवॉर्म्स। कौन से पानी में सिल्कवॉर्म की प्रोडक्शन हो रही है इसमें मुझे भी बताओ। हाँ मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए यार हमसे यार, पता है। पिसिकल्चर, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ भी चीज़ पकड़कर धंधा करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या उसको सिंपल एक्वाकल्चर कह सकता हूँ? सिंपल, जिसके अंदर सारी चीज़ें समा जाएंगी। बिल्कुल, नाम फिशरीज कह लो, फिशिंग कल्चर कह लो, एक्वाकल्चर कह लो, और उसके अंदर अगर मुझे कोई बोले कि भाई साहब आप एक्वाकल्चर और फिशिंग कल्चर तो कह रहे हो लेकिन अगर आप सिर्फ मछली पकड़ रहे हो तो क्या कहोगे? तो मैं कहूँगा उसको पीसी कल्चर। अब इसकी स्पेलिंग आई थिंक पीसी, अच्छा PISCI होती है, ठीक है, पीसी कल्चर। द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश। और वो याद है ना इसके लिए वो नेट्स और वो पूरे के पूरे क्या कहा जाता है इसको? क्या बात है, पेंस, पेंस है ना। शाबाश, गुड मेमोरी पावर शेयर। तो क्या कह रहे हो? नहीं ठीक है, नहीं वो पता है वो क्यों डेवलप हो जाती है अपने आप ही। मेरा पर्पस यही रहता है कि यार देखो मैं जब खुद जानता हूँ ना कि जब दिमाग कोई चीज़ें भूल रहा है तो वो क्यों भूल रहा है? क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी नहीं है। उसका दिमाग एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब दिमाग क्यूरियस मोड पे उस टाइम पर बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहते सुनने में यार कुछ फोटो दिख जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं तो भाई इमेजेस के थ्रू ही प्रिपरेशन करता हूँ हर चीज़ की। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे अगर मुझे कलिंग के बारे में पढ़ना होता है, आपके लिए प्रिपेयर करना होता है ना, मैं अब कोई रियल इमेज तो आएंगी नहीं उसकी, तो मैं कलिंगा वॉर ये खोला, कितना ब्लड शेड अशोका ने भाया, ठीक है, और उसने फिर देखा कितने सारे लोग जो हैं ये इसका बच्चा इसका घर पे इंतज़ार कर रहा होगा, इसकी बीवी इसकी घर पे इंतज़ार कर रही होगी। यही सारे मंजर को देखकर जो अशोक है उसने फिर सब कुछ त्याग दिया और पश्चाताप हुआ उसे। अब ये कोई रियल फोटोज तो है नहीं, लेकिन बस वो ये कि दिमाग को मेरे को ना अपने दिमाग को कुछ हिंट देनी होती है, एक कुछ हिट देनी होती है, एक क्लिक करने के लिए कोई चीज़ है। तो कमर्शियल फिशरीज आर थ्रेटेंड बिकॉज एसिडिफिकेशन हार्म्स कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स विच फॉर्म द बेस ऑफ द आर्टिक फूड वेब्स। अभी आर्टिक फूड वेब्स क्यों लिख रखा है यहाँ पर? आर्टिक ओशन है ना, वहाँ पर कमर्शियल फिशरीज का धंधा बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा आर्टिक से नीचे आ जाओ, वैसे तो गलत लिख रखा है इन्होंने, मतलब प्रॉपर तरीके से आर्टिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलांटिक प्लस आर्टिक ओशन का जो संगम है वहाँ पर, ठीक है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ टॉप मोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो वहाँ पर एसिडिफिकेशन की बात ही इसलिए कर रहा है। इसको दिल से मत लगा लेना कि यार आप इसके नोट्स बनाने बैठ जाओ ये आर्टिक फूड वेब को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों भाई, और कहीं नहीं कर सकता? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी कोरल ब्लीचिंग का केस चल रहा है बताओ इतने सालों से, तो वहाँ का मरीन ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक लाइफ हार्म नहीं हो रहे हैं? वहाँ एसिडिफिकेशन नहीं बढ़ रहा होगा क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। वो वाली बात ही इसलिए कह रहा है, देखो यार वो वाले इलाके ठंडे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं आर्टिक ओशन के आसपास, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो CO2 है, डिजॉल्व CO2, वो पानी के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है। और क्या कहते हैं उसके बाद ये कार्बोनिक आयंस और ये बाइकार्बोनेट, ये जो सारे का सारा ये दो चीज़ें हैं, बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते वहाँ के मरीन ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसकी वजह से फूड वेब का कंसेप्ट वहाँ पर जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वो ख़राब हो रहा है। तो इंक्रीजिंग एसिडिटी इट एक्सेंचुएट्स कोरल ब्लीचिंग। एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ का और ज़्यादा बढ़ना। मतलब इवेंट ए will give birth to और will promote और provoke event B, इसको कहते हैं एक्सेंचुएट। एक चीज़ का शुरू होना, दूसरे चीज़ में ऑटोमेटिकली एक रिदम आ जाना, एक इफेक्ट हो जाना, जिसको हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, जैसे आपने शायद सुना होगा कैटलिस्ट इफेक्ट, है ना। तो इट एक्सेंचुएट्स कोरल ब्लीचिंग एज कोरल्स आर ओवरली सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाटर कॉम्पोजिशन। और ये चीज़ हम जानते हैं इनकी सेंसिटिविटी वाली बात, पूरे का पूरा डिटेल हमने टॉपिक पढ़ा था 2-4 चैप्टर पहले, और ज्योग्राफी में भी पढ़ते रहते हैं।
अब यहाँ पर एक बहुत यूनिक बात है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक के बारे में। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे इसको पढ़कर एक नई इंसाइट मिली थी। हम लोग ओशन एसिडिफिकेशन के इफेक्ट जान रहे हैं। हर कोई बच्चा जो इसका आंसर लिखेगा वो जनरली ओशन के कंटेक्स में, वाटर के कंटेक्स में, सी वाटर, ओशन वाटर, इन्हीं के कंटेक्स के अंदर घुमाता रहेगा वो अपना आंसर। ओशन एसिडिफिकेशन का इम्पैक्ट क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी है। देखो तीसरा इफेक्ट। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन जो बढ़ी थी श्रेया, वो भी तो एक क्लाउड की वजह से ही तो आई थी। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो बारिश की माध्यम से ही तो गिरा था यहाँ पर आकर, बादल के माध्यम से। लेकिन जब इसकी एसिडिटी बढ़ेगी ना तो बादल ये ना समझे कि हमने तो सारा बर्डन, सारी नेगेटिविटी ओशन को दे दी है। ओशन भी अपनी नेगेटिविटी देखना बादल को देगा वापस कि तुमने हमारा भट्टा बिठाया था, हम तुम्हारा भट्टा बिठाएंगे। कुदरत, जैसा कि मैंने आपको हमेशा तक रूल समझाया ना, कुछ अपने पास नहीं रखता कभी भी गिरवी। याद है ना, सूरज की किरणें भी जब धरती पर पड़ती हैं इंसोलेशन की फॉर्म में तो वो रेडिएशन की फॉर्म में शाम को वापस लौटती हैं। वो तो बिगड़ैल बच्चे ग्रीन हाउस गैसेस वो वापस नहीं जाने देते हैं ना, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। याद है ना वो डायग्राम, वो ये जो मैं क्या कह रहा हूँ ये। तो इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन ऑन क्लाउड फॉर्मेशन। Most of the sulfur in the atmosphere is emitted from the ocean. ज़्यादातर जो सल्फर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ओशन से ही एमिट होता है। अच्छा, ओशन से कोई भी चीज़ एमिट कैसे होगी श्रेया? ओशन कैसे अपना सल्फर ऊपर उड़ा देगा? कैसे श्रेया? यहाँ पर प्लांट्स हैं प्रेसिपिटेशन के लिए और ओशन के सरफेस पर, सी के सरफेस पर इवेपोरेशन कैसे होगा? सूरज की किरणें सिंपल पड़ेंगी, सनलाइट, हल्का सा हीट होगा और गर्मी होते होते जब दोपहर की जब चरम सीमा होगी इसमें तो वो क्या करेगा? इवेपोरेट होगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, कॉन्सेंट्रेशन लगाना। ओशन के अंदर ये सल्फर का एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल रीजन में, टेम्परेट रीजन में या पोलर रीजन में? अब बताओ। हाँ, क्योंकि सनलाइट का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इक्वेटोरियल रीजन में। होने को कहीं पर भी हो सकता है लेकिन तेज गति से और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पर लिख लो, इसी के कंटेक्स्ट में बात लिख लो। मोस्ट prominently witnessed in which regions? इक्वेटोरियल रीजन्स। किस फॉर्म में ये जो होता है सल्फर जो होता है ओशन से निकलता हुआ बाहर जाता है थ्रू इवेपोरेशन हवा में, एटमॉस्फेयर में, in the form of dimethyl sulfide. D methyl M और सल्फाइड। इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए इसको इतना हाईलाइट करके लिखा है मैंने। डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, DMS। कौन प्रोड्यूस करता है इसको? फाइटोप्लैंक्टन। ये सल्फर कैसे रिलीज हो रहा था? फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा। यानी कि CO2 को मरीन ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब करने के बाद क्या रिलीज करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। प्लस हमें एक और चीज़ जानने को मिली कि कुछ फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स ही है ना, CO2 को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बोलेंगे CO2 को
डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ क्या, क्या रिलीज करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स? सल्फर भी। अब ये सल्फर जब ओशन में, पानी में जब ये बहता रहता है, अब ये दोबारा क्या इनटेक कर लेंगे क्या सल्फर को? बताओ श्रेया, लेंगे क्या सल्फर को? क्यों लेंगे भाई? सल्फर तो बाय प्रोडक्ट है, बॉडी का बाय प्रोडक्ट, कोई दोबारा इनटेक क्यों करेगा? CO2 जो है वो इनटेक करा, और उसके बाद बाय प्रोडक्ट जो निकले वो O2 और सल्फर। अब ये सल्फर कहाँ घूम रहा है? जस्ट लाइक फ्री फ्लोटिंग O2 डिजोल्व फॉर्म में घूम रहा है समुद्र के पानी में। इवेपोरेशन के माध्यम से ये सल्फर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में। अब मुझे एक बात बताना श्रेया, सल्फर की परत, अगर मैं, आप अपने आसपास कोई कॉपी देखो श्रेया, कोई एक चीज़ देखो, कोई भी ऐसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हो, पेन, पेन का ढक्कन, अगर इसके ऊपर सल्फर की लेयर बिछी हुई है, 2 बूंद पानी की अगर आप करके एक उंगली से इसके ऊपर रगड़ दो, अब ये क्या बनाती है आपने इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें अगर आप इसको चाट जाओ तो क्या होगा? एकदम से थोड़ी ना, जहरीला। ठीक है, बोल भी रहा है, तुम्हें ये बोलना चाहिए मैं क्यों करूँगा ऐसा। तो सम ऑफ द DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, प्रोड्यूस्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन, इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर एंड रिएक्ट्स टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन होता है इसका? तो श्रेया यहाँ पर 2 चीज़ें लिखते हैं हम, एक तो जहरीला वाला पार्ट है ना ये, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर DMS। ओके, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए? वेरी गुड, सही बोलो, सही बोलो। वाटर ड्रॉपलेट जो कि एटमॉस्फेयर में है ना, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा एक बात समझ जाना आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता तो होगा, वैसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से बन सकता है श्रेया, ये बना होता माध्यम है सल्फ्यूरिक एसिड बनने का। सिर्फ यही ऐसे ही नहीं बनता पृथ्वी पे कि इसको थंब रूल की तरह लिख लो। जो थंब रूल वाली चीज़ होती है वो मैं स्टिकी नोट्स पे अलग में लिखवा देता हूँ कि और कोई इसका सेकेंडरी सोर्स या सेकेंड कोई चीज़ नहीं हो सकती ऐसी, ये लेकिन एक बनावटा तरीका है सल्फ्यूरिक एसिड बनने का। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल तरीके से कैसे बनता है? इंडस्ट्रीज़ ने कुछ एफ्लुएंट्स जो है वो डिस्चार्ज करे, पोल्यूटेंट डिस्चार्ज करे, वो हवा में स्मोक और स्मोक या फिर स्मोग की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो बारिश हो रही है वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड वाली रेन ड्रॉपलेट्स को गिरा रही है। वो भी एक तरीका है यहाँ पर अगेन। लेकिन ये सल्फरस रेन होगी कि नहीं होगी? वैसे ऐसा कोई नाम नहीं होता है, मतलब एक, लेकिन समझ गए होगे ना, बारिश अगर हो रही है उसके अंदर सल्फर है, तो कुल मिलाकर सल्फरस रेन तो कुछ नहीं होती, लेकिन एसिड रेन बनेगी कि नहीं बनेगी? है बिल्कुल बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होता है, ये DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, या फिर आप सल्फर के पार्टिकल समझ लो, ये एक माइक्रोस्कोपिक एयरबोर्न पार्टिकल्स वहीं हवा में अगर मिक्स हो रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग तरीके से अगर ये फैल रहे हैं इधर से उधर, तो ये हवा में, मतलब लाइट तो है ही, इसका मतलब है ना, हैं। अब क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाकर ऐसे ना,
इकट्ठे होंगे। ध्यान से देख लो इसको। इकट्ठे होंगे और ये क्या बनाएंगे, क्लम्प्स। ये इकट्ठे होकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक क्लम्प ब्लॉक, क्लम्प बॉल। ये ठीक है। अब यही क्लम्प बॉल्स क्या बनती हैं, श्रेया प्रीवियस चैप्टर में करवाया था, एरोसॉल्स। कुछ नेचुरल एरोसॉल्स भी होते हैं, लाइक वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से जो बनते हैं, ठीक है। और यही एरोसॉल किसका रूप ले लेंगे, माइक्रोस्कोपिक एयरबोर्न पार्टिकल्स का, ठीक है। अब एरोसॉल पार्टिकल्स की एक खास बात क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि ये धूप की किरणों को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, शीशे की तरह वापस पहुंचा देते हैं उनको, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अब एरोसॉल्स जो ये बनेंगे, एरोसॉल्स सीड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये बादल बनाएंगे। बादल कैसे बना रहे हैं, याद करो वो वाली चीज, कंफ्यूज मत होना। एक कोई भी मॉलिक्यूल लेता हूं, एक ये है सल्फर का पार्टिकल, ठीक है। अब श्रेया इसके इर्द गिर्द वाटर ड्रॉपलेट, इस वाटर ड्रॉपलेट ने इसको अपना बना लिया न्यूक्लियस। अब जोड़ो वो पूरी की पूरी कहानी। अब याद आया श्रेया, ये है कंडेंसेशन। लगातार ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी में, और वो डायग्राम आपसे जो बनाने लगे प्रॉपर तरीके से कंडेंसेशन को समझने के लिए। क्योंकि देखो श्रेया यार, इसमें एक जगह पर ये हवा में पानी होने से कभी बारिश नहीं होएगी, पानी तो अभी भी हमारे कमरे के अंदर भी है, एयर के अंदर है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स तो हैं, कमरे के अंदर बादल बन के बारिश थोड़ी ना होने लगेगी। इसको एक जगह पर एकत्रित भी तो होना पड़ेगा, एक जगह पर इकट्ठा भी तो होना पड़ेगा, एक हैवी लोड मास भी तो बनाना पड़ेगा कि जब वो भर जाए और तब जाकर पूरे का पूरा पानी गिरे। वाटर ड्रॉपलेट अपने आप को टिकाए तो किस चीज के ऊपर टिकाए, बात तो पूरे का पूरा यही है ना। अच्छा आप कहोगे सर ये जमीन पे क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जमीन पे अभी इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी ना सिर्फ गर्म हवा है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। सर्दियां आने दो, आप अपने फोन पर ना ऐसे भाप मारना, ऐसे ऐसे करके उस पर देखना भाप आती है, और मारते रहो मारते रहो मारते रहो, पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी उसके ऊपर, और इतनी आ जाएंगी कि वो एक बूंद बनकर खिसक जाएगा। उसके बाद सुबह स्कूल या कॉलेज के टाइम पर कभी ना कभी ऐसी हरकतें तो करी होंगी कि शीशे वाला जिस पे ओस लगी हुई है, कुछ ना कुछ लेटर लिखना या कुछ करना, या उसको खिसका देना अंगूठे से, उंगली से, पानी तो होता है वो। शरकरे में तो अभी तक करती हूँ रोज। तो एरोसॉल्स सीड्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विच हेल्प्स टू कूल द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। अब इसके ऊपर धूप पड़वाते हैं जरा। थोड़ा सा धूप का कलर चेंज करते हैं ताकि एक चीज़ में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता सकूं। और यहाँ पर है, यहाँ पर है
ये जो लेयर बनाई है ना मैंने, ये जो ग्रे कलर की, इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो, ये यहाँ पर है आपका एटमॉस्फेयर। उसी एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो एरोसॉल्स हैं ये घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, सबसे पहले जो सनलाइट जो पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसोलेशन की रेडिएशन। सबसे पहले पढ़ना, नीचे आना, इंसोलेशन, वापस जाने को इंसोलेशन की रेडिएशन। रेडिएशन इंसुलेशन के तौर पर वो कहाँ आना चाह रही थी सनलाइट, एटलीस्ट एटमॉस्फेयर की जोन तक, जो ब्राउन वाला जोन है ना, ब्राउन कह रहा हूँ सॉरी, ग्रे वाला जो जोन है जो मैंने बनाया यहाँ पर, यहाँ तक आना चाह रही थी, जो कि मैंने एटमॉस्फेयर बना रखा है ये इधर और इधर तक, है ना। और वो घुसकर अर्थ के सरफेस तक गिरना चाह रही थी, राइट, ऊपर। लेकिन ये जो फ्री फ्लोटिंग एरोसोल सब जो आ गए हैं, इसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी और करके लाइट वापस, सनलाइट वापस। अब जब सनलाइट है अपने साथ क्या लेकर आती है, सूरज की किरणें कैसी, गर्म, ठंडी, नरम, कैसी, गर्म, हीट से भरी हुई हैं। जब वो हीट ही अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाई तो फिर गर्म कोई चीज़ कैसे होगी। आप मुझसे 5 कदम की दूरी पर शायद खड़े हुए हो और मैं हेयर ड्रायर या फिर जो हीटर है सर्दियों वाला, मैं वो आपके चेहरे पर मारने की कोशिश या आप तक मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप दूर खड़े हुए हो आपको हाँ गर्म हवा तो आ रही है, लेकिन अब आप एक बालकनी के डिस्टेंस में चले जाओ और मैं रूम में खड़ा हूँ तो आपको वो चीज़ नहीं फील होगी। अब बिल्कुल आप अपना हाथ ही उसके ब्लोअर के पास ले आए, हीटर के पास ले आए, तो आपको और ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस होगी। लेकिन जब तक मैंने आपके बॉडी सरफेस से उसको टच नहीं करवाया तो आपके कोई पसीने थोड़ी ना छूट रहे हैं उससे, या आपकी कोई बॉडी का वो वाला पार्ट जो है वो गर्म थोड़ी ना हो रहा है कि बिल्कुल मैंने बेस हीटर पे अपनी हथेलियाँ लगा रखी थी तो हथेलियाँ मेरी गर्म हो गई। जब हीट पड़ ही नहीं पाई तो आप गर्म भी नहीं हुए। अब इसमें हम लोग अपनी छत पर खड़े हुए हैं और किसी को देख रहे हैं आग तापते हुए कि वो लकड़ी जलाकर आग ताप रहा है सर्दियों में, तो उसको देखने की वजह से हीट मिल जाएगी क्या, कि गर्मी आ जाएगी बॉडी में, ठीक है। बट इन एसिडिफाइड ओशन वाटर फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसेस लेस डीएमएस। अब बहुत विचित्र बात नहीं है श्रेय, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में कह रहा था अभी हमसे कि जब CO2 डिजॉल्व फॉर्म में ओशन या सी वाटर में इसमें समाता है तो वो ऑक्सीजन और सल्फर रिलीज करता है बाय प्रोडक्ट। वो सल्फर इवेपोरेशन के थ्रू हवा में जाता है और उसने हमें बता दिया कुल मिलाकर एंड की कहानी कि सल्फर ना अर्थ को ठंडा करने के काम आएगा। यानी कि श्रेया ये डीएमएस को जो अभी तक हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा था, ये तो अर्थ का दोस्त निकला, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए सबसे बड़ा सहारा निकला ये तो नहीं। अब कह रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन अगर बढ़ेगी ना तो इस ओशन एसिडिफिकेशन के बढ़ने की वजह से ये सल्फर कम रिलीज होगा ओशन वाटर सी वाटर्स में, फाइटोप्लैंक्टन कम प्रोड्यूस करेंगे इस डीएमएस को। जब कम ही प्रोड्यूस करेंगे तो इवेपोरेशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में भी तो कम जाएगा ये, यानी कि कम डीएमएस का जाना, कम एरोसॉल्स बनना और अर्थ का जितना कूलिंग हो सकता, अर्थ की जितनी कूलिंग हो सकती थी इन एरोसॉल्स के पार्टिकल्स के थ्रू वो कम कूलिंग होना, राइट। दिस रिडक्शन ऑफ सल्फर may lead to decreased cloud formation and raising global temperature. ओशन एसिडिफिकेशन इस प्रकार से श्रेया ग्लोबल वार्मिंग का एक वन ऑफ द कारण बनता है, कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करता है लेकिन करता है, बात ये। अब श्रेया सोच के देखो ये क्वेश्चन खतरनाक मेंस के अंदर, हाउ ओशन एसिडिफिकेशन कैन इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, कहीं मिलेगा ये आंसर इसका, बताओ ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर बताओ। इसमें ये वाला जो पैराग्राफ, हाँ सब नेगेटिव लिखेंगे बिल्कुल। पहली बात है ओशन के साथ तो जोड़ ही नहीं पाएंगे। वो पता है क्या करेंगे अपना आंसर, वो हवा से लेते हुए ओशन तक लेकर आएंगे
क्योंकि सबके दिमाग में पता क्या आएगा, भाई ये कैसे हो सकता है यार, ओशन के वाटर तो अगर इवेपोरेट होगा तो पानी का तो इवेपोरेट होना अर्थ को ठंडा करने के काम आएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ा देगा। और ओशन एसिडिफिकेशन अगर हो रही है तो वो ये सोचेंगे भाई समुद्र गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या लेना देना इससे यार। और सॉरी, गर्म भी नहीं हो रहा, ओशन एसिड हो रहा है ज़्यादा, पानी उसका एसिडिक हो रहा है। तो लिख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन मीन्स का, प्लीज़ लिख लो इसको। इसलिए थोड़ा सा कल ना श्रेया, मतलब कल नहीं, अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने उसने क्लास थोड़ी सी अवॉइड करी थी ना यार, यही सारी चीज़ों के बारे में ना थोड़ा सा पता लगा रहा था मैं। तब मैंने सोचा यार ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हुए। मैं कहा यूपीएससी के लिए तो सबसे बड़े ट्रैप जोन्स हैं बहुत ईजी तरीके से फंसाने के लिए। क्योंकि देखो यार, बिजनेस में इस चीज़ को तो डिनाई करा ही नहीं जा सकता, ये टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में अगर किसी ने सुना ना हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर वो सोच इसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकता है, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा उसको 19 क्वेश्चन को छोड़कर। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टर और दिल धड़काने वाले क्वेश्चन है ऐसे। सोचिए, देखो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन यही आ गया मान लो, है ना, टाइम वेस्ट और कॉन्फिडेंस खत्म पूरा का पूरा। अब ये है, how ocean acidification can contribute significantly towards the phenomena of। अक्षय मेरा क्वेश्चन का लहजा देखना ज़रा, ये बादल को मिटा रहा हूँ मैं ज़रा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और इसमें श्रेया दूसरा ग्लोबल कूलिंग। मैंने ये तो नहीं बोला हाउ इंक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन या डिक्रीज ओशन एसिडिफिकेशन, में तो यही बोला कि ओशन एसिडिफिकेशन का फिनोमेना कैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग के फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, राइट। इसके अंदर दो चीज़ें आंसर के अंदर आना ज़रूरी है। मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दे देता हूँ इसका। दो चीज़ें श्रेय लिखनी ही लिखनी है, इसके स्टिकी नोट तो बना ही लेना इस क्वेश्चन को लिखते हुए बगल में। इस आंसर में जिसमें DMS नंबर 1, सल्फर का जिक्र, फाइटोप्लैंटन का जिक्र, एरोसॉल्स का जिक्र, इवेपोरेशन, और लास्ट बादलों का जिक्र आना चाहिए। जब ये 6 चीज़ों की हिंट अगर जान लोगे तो शायद आंसर तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा हमारा, कैसे भी कैसे करते। राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ ये लिख लेना, कहाँ पर लिखवाऊँ इसको, यहाँ लिख लो।
सल्फर और डीएमएस, आप मुझे बताओ। अर्थ के दोस्त हुए कि दुश्मन? अर्थ के दोस्त होते हैं, ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अब एक क्वेश्चन ज़रा बताओ यहाँ पर, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वाई इज दिस फिनोमेना अ कॉज ऑफ कंसर्न? यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, होगा ऐसा कुछ? बिल्कुल होगा, ठीक है। एसिडिफिकेशन हो रही है तो देखो यार, सर्वाइवल का तो इशू उठता ही उठता है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, होगा। अब यानी कि 1 2 जिसमें होने चाहिए वो यही होने चाहिए ऑप्शन, तो फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये गया, ये गया। अच्छा एक और चीज़ देख लिया करो इसलिए हमेशा जब भी आंसर में करने से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग परेशान ना हो ताकि बाद में जाकर करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स that have phytoplanktonic larvae will be adversely affected. बताओ। हाँ ये बच्चे, वही वाली बात मैं कहना चाह रहा था, अफेक्ट होंगे। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। दिक्कत कहाँ पर आएगी कि किसी को भी ये क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए, स्टेटमेंट नंबर 4, ज़्यादातर जनसंख्या क्या मार्क करने वाली है? ए, क्योंकि लोग ये सोचेंगे ना श्रेया, एसिडिफिकेशन ओशन का क्लाउड सीडिंग से क्या लेना देना बे, बादल बनने से क्या लेना देना, ये धरती कहाँ, आसमान कहाँ? आंसर डी। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने शायद से पूछी नहीं, ये दिमाग के अंदर आ रही होगी। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स डेट है फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वे। एनिमल्स तो जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वे का मतलब पता है क्या होता है? अंडे अगर सहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पत्तियां या फिर मरीन ऑर्गेनिज्म का बेस तो चाहिए ना, कि मतलब पत्थरों के अंदर या सी फ्लोर के अंदर गाड़ के चले जाएंगे, उसको चाहिए ना। इसका पता है क्या है श्रेया? मतलब जैसे देखो, ये हम बनाते हैं एक प्यारी सी तो नहीं है, पता नहीं जैसे मर्जी बने, एक मछली श्रेया क्या देती है? बच्चे देती है फिर अंडे? मुझे एक बात पता ना, इसने अगर अपने अंडों को अगर रखना होगा तो वो यहीं पर तो रखेगी, इसके बेस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर 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 इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर।
बताओ हाँ या ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, ये क्या हुआ? सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको। ये क्या हुआ है? फाइटोप्लैंक्टन, राइट? ये जूप्लैंक्टन, कोई दिक्कत? ये लार्वे, बच्चे यहीं से निकलेंगे ना? ये लार्वे बेस बनाकर रेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? फाइटोप्लैंक्टन। इसको 1 2 3, 1+3 अगर आप कर दो, ये टर्म नहीं आ जाएगी आपके पास? आ जाएगी? बस यही समझाना था। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ओशन एसिडिफिकेशन डिक्रीजेज द कैल्सीफाइंग एबिलिटी ऑफ कोरल्स, कैल्सेरियस प्लैंक्टन एंड क्रुस्टेशियंस। क्रुस्टेशियंस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। याद है? याद है श्रेया वो? वेरी गुड। चलिए, it also adversely affects cloud formation and cloud seeding. So 1 2 and 4 are correct. अब एक होता है आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग। अच्छा, अर्थ को आर्टिफिशियल तरीके से भी ठंडा करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। ये वाला फिनोमेना ना श्रेया, इसमें 2017 में एक बार इसके ऊपर खबर आई, आना शुरू हुई। मुझे अच्छे से याद है, कॉलेज का 3rd ईयर था तब इसके बारे में द हिंदू में बड़े सारे आर्टिकल्स आते थे। क्लाउड सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ईदर ड्राई आइस और मोर कॉमनली जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, ये वो वाली नहीं कि आप वो मतलब वो जो दारू के बॉटलों को ठंडी करने के लिए जो यूज़ होती है या फिर और भी जगह। अच्छा, ड्राई आइस वैसे कैसे होती है? अगर मैं आपके हाथ पे रख दूँ तो क्या होगा? हाँ, तो क्या आपके हाथ के ऊपर क्या होगा? लेकिन ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल जाएगी, वो जल जाएगी। ड्राई आइस मतलब ऑब्वियसली बात है एक जलाने का इफेक्ट पैदा करती है, और ऊपर से अगर उसको आप पानी के साथ रिएक्ट अगर करवा तो उसमें से धुआं निकलता है। पता है वाली बात? हाँ, ये देखो, ड्राई आइस एंड वाटर। आजकल पता है कहाँ यूज होता है श्रेया? शादी में जब दुल्हन एंट्री कर रही होती है स्टेज की तरफ, वरमाला डालते हुए यूज होती है आज के लिए ड्राई आइस। 2 उल्लू के पट्टे बोल रख के चले जाते हैं दूल्हा दुल्हन के कदमों के पास और फिर कहते हैं शादी मुबारक हो। तो क्लाउड सीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ईदर ड्राई आइस और मोर कॉमनली सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल्स। इसका नाम क्या होगा? ड्राई आइस का नाम नहीं है, मतलब जो हम क्लाउड सीडिंग के इफेक्ट से, मतलब जो काइंड ऑफ ड्राई आइस जो पटक रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर आर्टिफिशियल मेथड से, सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल्स का फिनोमेना हम, सॉरी, सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स को पटकने जा रहे हैं हम लोग। एरोसॉल एक्चुअली में क्या था, हमने क्या पढ़ा? माइक्रोस्कोपिक एयरबोर्न पार्टिकल्स। एयरबोर्न मतलब जो हवा में आराम से फ्री फ्लोट करके तैर सकें, है ना, इनटू द अपर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड टू स्टिमुलेट द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस एंड फॉर्म रेन। जैसे इसका मतलब क्या है? हवा के अंदर बादलों के पास नमी बहुत है श्रेया,
उनको इस प्रकार के ये जो मॉलिक्यूल बनाया था ना मैंने न्यूक्लियस, ये मिल नहीं पा रहा है टिकने के लिए, तो बारिश हो नहीं पा रही है क्योंकि वो बादल भर ही नहीं पा रहा है। बहुत जगह पर ये देखा जाता है कि बारिश ना होने का कारण एक ये भी होता है इसमें, ये बादल श्रेया, ये वाले जो जूम कर देता हूँ, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर जो बादलों के अंदर आ गए हैं जिसमें इनको अपना न्यूक्लियस मिल चुका है। श्रेया, इसको अपना न्यूक्लियस मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको भी, इसको, इसको, इसको और इसको। बाहर वाले जो डार्क ब्लू कलर के, वॉयलेट कलर के, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर न्यूक्लियस। कि कहाँ पर? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये अपना बेस ढूंढना चाह रही है कंडेंसेशन के लिए, नहीं मिल पा रहा वो बेस। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स को रिलीज करते हैं। अब इससे होगा क्या? अब ये समझ गए कि ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस से स्टिमुलेट कैसे होगा, कंडेंसेशन कैसे होगी और बारिश कैसे होगी। अगर ये बादल देख रहे हो, ये वाइट स्पेस जो बाकी है, यानी कि श्रेयस के अंदर स्कोप है अभी और वाटर मॉलिक्यूल को समाने का। जब तक ये बादल इससे भारी नहीं होगा तब तक ये फटेगा नहीं और बारिश नहीं कर पाएगा। तो बारिश यहाँ पर फालतू में डिले हो रही है। अब मजाक वाली बात है श्रेया, सब कुछ हो रहा है इंसानों की हरकतों की वजह से, और इंसान जबरदस्ती बारिश भी करवाने लगा है ना, कि कांड भी हम लोग करेंगे और बारिश भी हम भी करवाएंगे, जो करेंगे हम ही करेंगे। तो सिंस मोस्ट रेनफॉल स्टार्ट्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स, आज श्रेया ने पहली बार को सुनाया मेरा यार रो रहा है। हाँ तो सिंस मोस्ट रेनफॉल स्टार्ट्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स फ्रॉम सुपर कूल्ड क्लाउड ड्रॉपलेट्स। सुपर कूल्ड कैसे? बिकॉज ऑफ दिस, कुछ भी कह लो। इन द अपर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड, since most rainfall starts through the growth of ice crystals from super cooled cloud droplets in the upper parts of the clouds, उसकी वजह से होता क्या है? सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स, these silver iodide aerosols, dry ice particles, they are meant to encourage the growth of new ice crystals, and these ice crystals, ice particles will give a nucleus, will give a base to the cloud, sorry, to the water droplets, ताकि क्लाउड फॉर्मेशन के हिस्से में जाकर ये भी समा सके, बादल को भारी कर दे, और वो बादल क्या करे? वो बादल बारिश करवा दे, किसी भी अन्य फॉर्म की प्रेसिपिटेशन, जैसा ठीक लगे उसको, जैसा माहौल बने। अब एरोसोल के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में कि हम पढ़ेंगे, आगे भी चलकर आएगा, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। यहाँ पर फिर से वो आ गया। मैंने आपको आई थिंक प्रॉपर नोट्स अलग से भी लिखवाए थे एरोसोल के। यहाँ देखो पूरा डेडिकेटेड वही चीज़ है एरोसोल। तो इस डिस्कशन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।